तो हमको अभी पता करना है कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ये क्या होता है। ये जो बेंडिंग स्ट्रेस होता है उसके उसके कारण जो डिफॉर्मेशन होने का प्रोबेबिलिटी होता है या फिर डिफॉर्मेशन होने का मतलब कोशिश जारी रहता है ड्यू टू द बेंडिंग मोमेंट अप्लाइड, तो उसके अगेंस्ट में ये डिफॉर्मेशन जो होने का जो टेंडेंसी है, मटेरियल का एक अपना सा प्रॉपर्टी होता है जो ये डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करना चाहता है। ये जो रेजिस्टेंस और मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं बाय द मटेरियल प्रॉपर्टी, इसको कहते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो इसको हमको कैसे मिलता है, ये जो फोर्स ऑन लेयर है ये हमने निकाला था, फोर्स ऑन लेयर ये हमने निकाला था, ये था E बाई आर इंटू वाई इंटू डी ए। ये था उस पर्टिकुलर लेयर EF के ऊपर जो फोर्स था। ये जो फोर्स है, ये फोर्स जो न्यूट्रल एक्सिस है वहां से कितना दूरी में है, y दूरी में है। हम पिछले दिन का डायग्राम देखते हैं। ये डायग्राम देखो, ये डायग्राम में ये है हमारे EF डैश, E डैश F डैश और EF। ये EF के साथ ये न्यूट्रल एक्सिस NN डैश का डिस्टेंस कितना, स्मॉल y, यहाँ पे भी स्मॉल y ही डिस्टेंस था। तो ये हम लोग याद करके रखेंगे। अभी ये मोमेंट ऑफ जो ये जो फोर्स है, फोर्स ऑन लेयर है, तो ये फोर्स के लिए जो मोमेंट अबाउट न्यूट्रल एक्सिस होगा इसको हम लिख सकते हैं मोमेंट ऑफ दिस फोर्स अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। इसको हम लिख सकते हैं फोर्स ऑन लेयर इनटू वाई। तो इसमें फोर्स लिख देंगे E बाई आर इंटू वाई इंटू डी ए इंटू अगेन वाई। तो हमको मिलता है E बाई आर वाई स्क्वायर डी ए। ये हो जाता है क्या, मोमेंट ऑफ द फोर्स अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। सो द टोटल मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन ऑल द लेयर्स थ्रू द सेक्शन ऑफ द बीम, इसको कैसे निकालेंगे। सो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द होल बीम, इसको हम लिख सकते हैं टोटल मोमेंट ऑफ द फोर्सेस ऑन द सेक्शन ऑफ द बीम, और इसको सिंपली कह सकते हैं टोटल मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। इसको लिखते हैं मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, टोटल मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। इसको कैसे मिलेगा, ये फ्लेयर के ऊपर इतना है तो पूरा का बीम के ऊपर क्या होगा, E बाई आर इंटू वाई स्क्वायर इंटू डी ए। ई बाई आर होता है कांस्टेंट, ई बाई आर निकल के बाहर आ जाता है, इंटीग्रेशन के अंदर होता है वाई स्क्वायर डी ए। नाउ अभी ये जो M मानो कि एक्सटर्नल मोमेंट अप्लाइड ऑन द बीम सेक्शन, तो एज्यूम लेट M इज इक्वल टू external moment that has been applied on the beam section। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम के कारण ये जो एक्सटर्नल मोमेंट है, ये मोमेंट अगर रेजिस्टेंस के साथ, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के साथ मैच कर जाता है तो भी इक्विलिब्रियम हो पाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि ये मोमेंट जो है एक्सटर्नल मोमेंट, ये किसके साथ इक्वल होगा, ये जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इसके साथ इक्वल होगा, नहीं तो इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता है। तो ये हम लिख सकते हैं। तो यहां से हम लिख सकते हैं जो वाई स्क्वायर डी ए है, ये क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर डी ए, इसको हम लिख सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एरिया ऑफ द सेक्शन अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। सो ये
वाई स्क्वायर डी ए इंटीग्रेशन के अंदर जो है, इसको लिख सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एरिया ऑफ द सेक्शन अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, वाई स्क्वायर डी होता है आई, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अभी तो पहले हम लोग क्या सीखे थे, इंटीग्रेशन वाई इंटू डी ए मतलब मोमेंट ऑफ एरिया। तो इंटीग्रेशन वाई इंटू डी ए मतलब मोमेंट ऑफ द होल एरिया। अभी ये क्या है, मोमेंट ऑफ मतलब दो बार मोमेंट ऑफ लेना पड़ेगा, मोमेंट ऑफ एरिया वाई इंटू इंटीग्रेशन वाई डी ए। तो ये इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डी ए जो होता है, ये होता है क्या, डबल मोमेंट ऑफ एरिया, जिसको हम कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो एक बार मान के चलेंगे, एक बार अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो होता है मोमेंट, अगर दूसरी बार मोमेंट लेते हैं उसका ही तो हो जाता है वाई स्क्वायर, उसको कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई थिंक यू हैव ऑलरेडी फेमिलियर विद द टर्म। क्या तुम पहले ये सब निश्चित अगर पढ़ चुके हो ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया? ना रिस्पॉन्स बताना। Okay, so I think probably you can recall, you can connect what I am saying. So ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, ये शायद तुम लोग का मैकेनिक्स में था। However, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है, इसको हम डिनोट करते हैं कैसे, आई से। तो हम लिखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको डिनोट करते हैं कैसे, आई से। तो ये इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डी ए, ये हम लिखते हैं आई। तो ये इक्वेशन जो हमने बनाया है, इसको हम अगर रिराइट करेंगे तो हमको क्या मिलता है, यहाँ पे मिलेगा m इक्वल टू ई बाई आर इंटू इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डी ए की जगह क्या लिखेंगे, आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सेक्शन। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं m बाई आई इक्वल टू ई बाई आर। एंड पहले हम लोग बना चुके हैं कि ई बाई आर इक्वल टू सिग्मा बाई वाई। तो ये जो इक्वेशन है, ये सिंपल बेंडिंग का कंडीशन है, सिंपल बेंडिंग इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ द सिंपल बेंडिंग और बेंडिंग इक्वेशन। तो इसको हमको याद करके रखना है, ये होता है बेंडिंग इक्वेशन। प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए लगेगा, ठीक है। यहाँ पर यूनिट के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि मानो अगर लेंथ का यूनिट तुम ले रहे हो तो सारे जगह में इधर मीटर और मिलीमीटर लेना पड़ेगा। ये फोर्स की जगह में न्यूटन ले लिए तो सारे जगह में न्यूटन लेना पड़ेगा। तो ये ध्यान में रखना होगा कि यू हैव टू यूज ओनली वन टाइप ऑफ यूनिट सिस्टम। तो कंडीशन ऑफ सिंपल बेंडिंग में क्या बोलते हैं कि कोई शियर फोर्स नहीं रहता है, ओनली बेंडिंग मोमेंट रहता है, वो भी कांस्टेंट। एंड उसको, ये जो इक्वेशन हमने लिखे m बाई आई इक्वल टू ई बाई आर इक्वल टू सिग्मा बाई वाई, ये भी सेटिस्फाई होना चाहिए। तो इस जगह में अगर हम देखें तो बेंडिंग मोमेंट कहाँ मैक्सिमम होता है, जहां पे ये कैसे मिलेगा हमको, m इक्वल टू सिग्मा बाई वाई इंटू आई। तो ओके, हम लोग आगे चल के इसको देखेंगे। नाउ बेंडिंग स्ट्रेस हम निकालेंगे सिमेट्रिकल सेक्शन में। ओके, एक प्रॉब्लम के थ्रू हम देखेंगे बेंडिंग स्ट्रेस कैसे वेरी करता है एंड कैसे निकाला जाता है यूजिंग दिस फॉर्मूला। बेंडिंग स्ट्रेस इन
सिमेट्रिकल, सॉरी डबल एम होता है, सिमेट्रिकल सेक्शन, सेक्शंस ऐसे होगा। तो अगर एक बीम का क्रॉस सेक्शन ऐसे रेक्टेंगुलर आता है, जहां पे न्यूट्रल एक्सिस तो सेंट्रल एक्सिस से ही पास करेगा, जो कि मिडिल में होगा रेक्टेंगल में। अब न्यूट्रल एक्सिस अगर मिडिल में होगा, तो ये पूरा का पूरा डेप्थ अगर डी हुआ, तो ये आधा हो जाएगा d/2। तो इसका स्ट्रेस अगर हम देखते हैं तो हमको कैसे मिलता है, तो इसका स्ट्रेस ऐसे होगा। मतलब अगर ये बेंडिंग ऐसे सिचुएशन के कारण ऐसे होता है, बेंडिंग ऐसे होता है, तो बेंडिंग स्ट्रेस कैसे आएगा, ऐसे आएगा, जहां पे ये हो जाएगा टेंसाइल स्ट्रेस एंड ये हो जाएगा कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस। तो हम एक प्रॉब्लम के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम और थोड़ा चीज जानने के बाद करेंगे, ठीक है। तो ये यही फॉर्मूला काम में आएगा, बेंडिंग इक्वेशन। तो अभी हम थोड़ा और 2-3 टॉपिक पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो इसके इसके बाद हमको जानना पड़ेगा सेक्शन मॉड्यूलस क्या है। ओब्रोनिल, आर यू प्रेजेंट? ओब्रोनिल प्रेजेंट है क्या? आई थिंक नॉट, ठीक है। सेक्शन मॉड्यूलस, सेक्शन मॉड्यूलस क्या होता है? Section modulus is defined as the ratio of moment of inertia of a section about the neutral axis to the distance of the outermost layer from the neutral axis. So इसको डिनोट करते हैं जेट से। क्या बोले, ये रेशियो है। रेशियो किस किस चीज का? आई मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दैट न्यूट्रल एक्सिस ऑफ द सेक्शन बाय distance of the farthermost fiber, so from the neutral axis, that means y max। y क्या है? distance from neutral axis। तो ये i by y max ये हो गया हमारा सेक्शन मॉड्यूलस। तो ये बेंडिंग इक्वेशन में हम लिख सकते हैं m by i इक्वल टू सिग्मा बाई y। इसको लिख सकते हैं m इज इक्वल टू सिग्मा इंटू y इंटू आई। इसको भी लिख सकते हैं m इज इक्वल टू सिग्मा इंटू आई बाय वाई मैक्स। कहां पे? व्हेन y इज इक्वल टू वाई मैक्स, मतलब न्यूट्रल एक्सिस से मैक्सिमम डिस्टेंस में। तो जब y इक्वल टू वाई मैक्स होगा, तब भी हम ये y की जगह वाई मैक्स बिठा सकते हैं, अदरवाइज नहीं। मतलब ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन के जगह में y के जगह पे हमने क्या बिठाया? वाई मैक्स। तो ये m का क्या मिलेगा? m मिलेगा ये वाई मैक्स जो पोजीशन है वहां पे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितना है। तो ये जो डायग्राम हमने ड्रॉ किए, ये जो डायग्राम ड्रॉ किए, देखो ये y से फर्दर मोस्ट जो लेयर होगा, मतलब ये जो न्यूट्रल एक्सिस इसमें डिस्टेंस ही तो y है। तो अगर ये फर्दर मोस्ट लाइन इधर होगा या फिर इधर होगा, तो ये इधर यहां से यहां तक y है या फिर यहां से यहां तक y है। तो मैक्सिमम y के लिए
आइदर यहां पर होगा और यहां पर होगा, और अगर ये मिडिल में है तो ये कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस एंड टेंसाइल स्ट्रेस का वैल्यू सेम हो जाएगा। तो यहां पर भी स्ट्रेस का वैल्यू देखो सबसे ज्यादा होगा, तो यहां पे सिग्मा भी मैक्स हो जाएगा, मतलब ये जो बेंडिंग स्ट्रेस है वो भी मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये आई बाई वाई मैक्स, इसको हम क्या लिखे हैं, जेड, इसको जेड लिखें। तो इसको लिख सकते हैं एम इज इक्वल टू सिग्मा मैक्स इंटू जेड। तो ये इक्वेशन के जरिए हम लोग क्या निकल सकते हैं, मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस निकल सकते हैं। और ये सिग्मा भी एक मैक्सिमम होगा, जेड भी मैक्सिमम होगा, मतलब जेड तो मैक्सिमम मिनिमम का वैल्यू नहीं है, मतलब जेड का तो वैल्यू फिक्स होता है। जेड का वैल्यू फिक्स होता है क्यों, क्योंकि ये जो आई है वो भी फिक्स होता है, वाई मैक्स भी फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है, तो जेड भी कांस्टेंट ही होगा। तो एम कब मैक्स होगा, जहां जहां पे सिग्मा मैक्स मैक्सिमम होगा। तो मतलब मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट और ये जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सेक्शन, ये मैक्सिमम होगा कहां पे, जब ये सिग्मा मैक्सिमम होगा। तो हाउएवर अगर तुमको पूछा जाए कि कोई भी लेयर में, कोई भी लेयर मतलब इंटरवल एक्सिस से वाई दूरी में या फिर वाई मैक्स दूरी में, कोई भी डिस्टेंस में, मतलब ये न्यूट्रल एक्सिस से कोई भी डिस्टेंस में अगर तुमको एम मतलब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना पड़े, तो तुम क्या इक्वेशन यूज करोगे, ये इक्वेशन यूज करोगे। तो आगे बढ़ते हैं। डिफरेंट डिफरेंट शेप के लिए डिफरेंट डिफरेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। जैसे कि मानो कोई रेक्टेंगुलर सॉलिड सेक्शन, इसका डेप्थ है डी एंड विड्थ है बी, रेक्टेंगुलर सेक्शन का, तो इसका आई क्या होगा, बी डी क्यूब बाई 12। तो इसका अगर हम जेड निकालेंगे, आई बाई वाई मैक्स, ये अगर न्यूट्रल लेयर है तो वाई मैक्स क्या होगा, वाई मैक्स होगा डी बाई 2। तो इसमें अगर हम बिठा दे बी डी क्यूब बाई 12 और नीचे नीचे वाई मैक्स इक्वल टू डी बाई 2, तो हमको क्या मिलता है, बी डी स्क्वायर बाय 6। ऐसे थोड़ी थोड़ी चीजें हम थोड़ा याद करके रखेंगे। अगर ये हॉलो सेक्शन हुआ जहां पे ये बाहर वाले बड़े हैं और ये अंदर वाले छोटे हैं, तो इस केस में आई कितना होगा, बड़ा वाला माइनस बी डी क्यूब बाई 12 माइनस छोटा वाला। तो इसका भी ऐसे जेड निकलेगा, हम सीधा आंसर लगा देते हैं, बी डी क्यूब माइनस स्मॉल बी डी क्यूब बाय, नीचे आ जाएगा इंटू 1/12, नीचे आ जाएगा कैपिटल डी बाई 2, क्योंकि ये न्यूट्रल एक्सिस होगा तो यहां से इतना, ये वाई मैक्स यहाँ पे होगा, तो ये हो जाएगा कैपिटल डी बाई 2। तो इसलिए हम वाई मैक्स की जगह कैपिटल डी बाई 2 लगाएंगे। तो इसमें क्या मिलेगा हमको, बी डी क्यूब माइनस स्मॉल बी डी क्यूब बाय 6 कैपिटल डी। ठीक है, तो ये मिलेगा जब जब ये हॉलो रेक्टेंगुलर बार होगा। अगर सर्कुलर सेक्शन होता है
सर्कुलर सेक्शन अगर सॉलिड होता है, सॉलिड सर्कुलर सेक्शन होता है, ये पूरा का पूरा सॉलिड है, इसको भी हमको ऐसे करके दिखाना चाहिए था, सॉलिड। ये मतलब यहाँ पे लिख दिए थे सॉलिड, हैचिंग भी कर दिया अभी, इसमें हॉलो है, बीच में खाली है, ये सॉलिड सर्कुलर सेक्शन है। सॉलिड सर्कुलर सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, आई थिंक यू कैन रिमेंबर, π/64 d⁴, जब इसका डायमीटर होगा स्मॉल डी, तो इसका वाई मैक्स होगा कितना, यहां से यहां तक ये हो जाएगा d/2, तो वाई मैक्स हो जाएगा d/2। तो जेड इक्वल टू I/y मैक्स, जिसको लिख सकते हैं πd⁴/64 डिवाइड बाई d/2, तो हो जाएगा π/32 d³। ठीक है, अगर यही चीज हॉलो सर्कुलर सेक्शन होता है तो आई क्या होगा, π/64 कैपिटल d⁴ माइनस स्मॉल d⁴, ये डायमीटर हो गया बड़ा वाला d एंड ये छोटा वाला स्मॉल डी, इंटरनल डायमीटर। ठीक है, तो इसका सेक्शन मॉड्यूलस निकलेगा π/32d इंटू d⁴ माइनस स्मॉल d⁴। क्यों? क्योंकि ये जो वाई मैक्स है ये होगा कैपिटल T/2। वाई मैक्स मीन्स द फर्दर मोस्ट लेयर का डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, तो ये हो जाएगा सेक्शन मॉड्यूलस। तो अभी हम लोग एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब तक बताओ ये जो हमने डिस्कस किए, कोई क्वेश्चन है इसके ऊपर? कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो अभी, क्योंकि अभी जो हमने लिखे हैं ये तो बस रिकैपिचुलेशन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, समरी बना दिया, उसके पहले तो सिंपल फॉर्मूला, नो मैसेज केम अप, सो आई थिंक इट्स ओके। तो हम प्रॉब्लम सॉल्विंग में चलते हैं। प्रॉब्लम ये है कि रेक्टेंगुलर बीम 200 mm डीप, ठीक है, रेक्टेंगुलर बीम 200 mm डीप एंड 300 mm वाइड। ओके, पहले क्रॉस सेक्शन बना लेते हैं। प्रॉब्लम क्या बोले, 200 mm डीप, 200 mm डीप एंड 300 mm वाइड, 300 mm वाइड। ठीक है, अभी बोला गया है कि इज सिंपली सपोर्टेड ओवर ए स्पैन ऑफ 8 मीटर, मतलब इसका जो लेंथ होगा वो कितना है, 8 मीटर है, और ये जो है बीम सिंपली सपोर्टेड है। ठीक है, रेक्टेंगुलर बीम 200 mm डीप 300 mm वाइड इज सिंपली सपोर्टेड ओवर ए स्पैन ऑफ 8 मीटर। What uniformly distributed load per meter the beam may carry if the maximum bending stress is 120 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। तो ये जो लोडिंग है इसके ऊपर कितना, W पकड़ लेते हैं कि W न्यूटन पर mm, ये mm में दिया हुआ है तो इसको mm में ले लेते हैं। तो ये W जो है लोडिंग रेट, W न्यूटन पर मिलीमीटर, इसको मतलब इसका हाईएस्ट वैल्यू निकालना है if the bending stress is not to exceed 120 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो बेंडिंग स्ट्रेस मैक्स कितना दिया हुआ है, 120
न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। सो सारे के सारी चीजें मिलीमीटर में है, बस ये जो लेंथ है वो मीटर में रह गया है। तो पहले हमको क्या पता है, सिग्मा मैक्स 120 है। तो एंड ये बी एंड डी भी दिया हुआ है, तो हमको आई एंड वाई मैक्स, तो जेड निकल जाएगा, आई एंड वाई मैक्स से जेड निकल जाएगा हमारा। तो जेड कितना होता है, आई बाय वाई मैक्स। ये जो है सॉलिड है, अगर ये सॉलिड है तो इसका फॉर्मूला होता है बी डी क्यूब बाई 12 बाई डी बाई 2। सो होता है बी डी स्क्वायर बाई 6। देख लेते हैं, जेड का वैल्यू बी डी स्क्वायर बाई 6, ठीक है, सही है। तो बी का वैल्यू है 300 इंटू डी का वैल्यू है 200 इंटू 200 बाई 6। ये मिलीमीटर टू दी पावर 4 यूनिट ढंग से लिखना पड़ेगा सही से, यूनिट में गलतियां हो जाता है। तो जेड हमने निकाल लिए। अभी हमको क्या निकालना है, अभी हमको निकालना है कि ये जो, हमको क्या पता, बेंडिंग स्ट्रेस फार्दर मोस्ट फाइबर में सबसे ज्यादा होता है। तो फार्दर मोस्ट ज्यादा न्यूट्रल एक्सिस से फार्दर मोस्ट कहाँ पे है, आइदर ये नीचे होगा या फिर ऊपर में होगा, दोनों सेम ही होगा क्योंकि ये भी होगा डी बाई टू, ये भी होगा डी बाई टू, रेक्टेंगुलर है। सर यूनिट मिलीमीटर क्यूब हो जाएगा ना? मिलीमीटर क्यूब हो जाएगा, एक मिनट रुको, बी डी स्क्वायर सही में सही है, बिल्कुल सही कहा, मिलीमीटर क्यूब हो जाएगा, बी डी स्क्वायर, बी का मिलीमीटर एंड डी का मिलीमीटर स्क्वायर, तो 2+1 हो जाएगा मिलीमीटर क्यूब, वेरी गुड। तो आई का होता है मिलीमीटर टू दी पावर 4, तो ठीक है, थैंक यू फॉर द करेक्शन। आगे चलते हैं। तो हमको निकालना है कि बेंडिंग मोमेंट जो है फार्दर मोस्ट कर्नर में, फार्दर मोस्ट जो लेयर है उसमें कितना होगा। तो फार्दर मोस्ट लेयर में एट फार क्या लिख दिए, फार्दर मोस्ट लेयर फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। तो मतलब एट y इक्वल टू डी बाई टू में m कितना होगा, m मैक्सिमम होगा क्योंकि वहां पर सिग्मा भी मैक्सिमम होता है। तो m इक्वल टू सिग्मा मैक्स, ये m मैक्स हो जाएगा, सिग्मा मैक्स इंटू जेड, जेड होता है कांस्टेंट ऑलवेज, क्योंकि जेड का डेफिनेशन ही वैसा है, अदरवाइज हम जेड लिख नहीं सकते, वहां पे आई बाई वाई ही लिखना पड़ेगा, जेड इक्वल टू आई बाई वाई मैक्स होता है। तो एम मैक्स कहाँ पे होगा, जहां पे सिग्मा मैक्स होता है, एंड सिग्मा मैक्स जहां पे होता है वहां पे आई बाई वाई मैक्स होता है, उसको जेड लिखते हैं। हाउएवर, तो ये हमारा इक्वेशन बनेगा जहां पे ये होगा 120, एम इक्वल टू लिख देते हैं 120 इंटू जेड, जेड का मतलब है कितना आया, इसका तो कैलकुलेट ही नहीं किया, ठीक है, उसको वैसे ही रख देते हैं 300 इंटू, वैसे हम कर सकते हैं, लिख देते हैं 3 इंटू टू 6, 6 इंटू टू 12, 12/6 मतलब होता है 2, एंड इसके ऊपर 22460 आएगा, मतलब 2 इंटू 10⁻6 इतना आएगा, और यूनिट हो जाएगा न्यूटन, न्यूटन मीटर, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का आता है न्यूटन मीटर। तो अभी ये जो वैल्यू हमने लिखे हैं वो कहाँ पे होगा, फार्दर मोस्ट फाइबर में होगा, और ये मैक्सिमम वैल्यू होगा। अब फिर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इस तरह का सिंपली सपोर्टेड बीम अंडर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कहाँ होता है, यह अगर लोडिंग होगा
तो इस लोडिंग के लिए डिफॉर्मेशन कैसा होगा? डिफॉर्मेशन ऐसा होगा, ये मान लो कि तुम्हारा सिंपली सपोर्टेड बीम और यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोडिंग है, तो इसका डिफॉर्मेशन ऐसा ही होगा, ऐसा होगा। तो ये बीच में होगा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। तो ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट यहां पर कितना होता है, चलो निकालते हैं। यहां पे हम सेक्शन लेते हैं, तो टोटल लोड हो जाता है W इंटू लेंथ L, W इंटू L, ये होता है टोटल लोड। तो यहां पर WL/2 होगा रिएक्शन, यहां पे WL/2 होगा रिएक्शन। तो अगर हम इस जगह से एक सेक्शन लेते हैं मिडिल में, तो मिडिल में कितना आएगा, कोई भी डिरेक्शन ले लो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे पॉजिटिव ही हो जाएगा। तो देखते हैं बेंडिंग मोमेंट अगर लेफ्ट साइड लेते हैं, देख लेते हैं पिछले वे हमने क्या किए थे, रिलेट कर लेते हैं बेंडिंग मोमेंट का जो हमने बनाए थे। हाँ, ये आया, देखो ये अगर हम सेक्शन मिडिल में नहीं है और लेफ्ट साइड का कंसीडर करें, लेफ्ट साइड में काउंटर क्लॉकवाइज होता है पॉजिटिव, ठीक है। अरे पेन कहाँ चला गया हमारा, हाँ मिला। तो बेंडिंग मोमेंट, इसको अगर नाम देते हैं ए बी और सी, तो सी में कितना होगा, जो क्लॉकवाइज है लेफ्ट में पॉजिटिव होता है, तो WL/2 इंटू ये डिस्टेंस हो गया L/2 माइनस माइनस ये जो लोडिंग है, ये इतना लोडिंग कितना WL/2 इंटू काम कर रहा है कहां से, मिडिल से, तो मतलब इंटू L/4, ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है L/4, ये इतना सा डिस्टेंस है L/4। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं, WL²/4 माइनस WL²/8, तो हो जाएगा WL²/8, ठीक है। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना निकल के आया, स्मॉल w इंटू L²/8, ठीक है। तो इसको अगर वैल्यू बिठाएं, एल का कैपिटल एल कितना बोला गया है, 8 मीटर का, 8 मीटर का, तो इसमें बिठा देते हैं 8²/8, तो मिलता है हमको 8 इंटू स्मॉल w न्यूटन मीटर, ठीक है, मिडिल में मैक्सिमम। तो बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है 8 इंटू स्मॉल w, और यहाँ पे कितना आया, इतना। तो हम इसको इक्वेट कर देते हैं। सो सर मिलीमीटर में यूनिट लेना है। ये ये तो डिपेंड करता है, सॉरी सही कहा तुमने, ये तो गलती हो गया। ये अगर हमने लिए कितना न्यूटन पर मिलीमीटर, तो एल को हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा मिलीमीटर में, 8 को। तो 8 को अगर मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, 8 मीटर इंटू 1000, मतलब ये 10⁶ होगा। मीटर था, मिलीमीटर करने से 10⁻³ होता है, उसका स्क्वायर किए, सही है ना, 10⁶। तो ये मिलीमीटर आएगा, एंड इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10⁶ से। वेरी गुड। ये कैलकुलेशन में जैसे मेरा गलती हो रहा है ना, ऐसा गलती सबका ही होता है एग्जाम में। बहुत सारे लोग तुमने डिटेक्ट कर चुके हो, मैंने नहीं देख पाया था, मेरा मेरा मन तो ये कॉपी के ऊपर था। बहुत सारे लोग डिटेक्ट कर चुके हो, वेरी गुड। तो ये दोनों का अगर इक्वेट करते हैं, इक्वेटिंग द मैक्स वैल्यू ऑफ एम, इक्वेट करके हमको क्या मिलता है, 8 इंटू 10⁶ इंटू स्मॉल w, ये हो जाता है 120 इंटू 2 इंटू 10⁶, ये न्यूटन मिलीमीटर आएगा, न्यूटन मीटर तो नहीं आएगा। ये 120 है, और ये भी मिलीमीटर क्यूब में है, ठीक है। तो ये न्यूटन मिलीमीटर आएगा, वेरी गुड। तो
ये भी ठीक है। तो हम ऐसे अभी कैलकुलेट कर लेते हैं। 10⁶, 10⁶ तो हट जाएगा। तो 120 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 8, इसमें होता है 145 इंटू 2 इक्वल टू 30 न्यूटन पर, अरे यार ये तो कुछ 30 न्यूटन पर मिलीमीटर, ठीक है, यही होता है। तो ये होगा 30 न्यूटन पर मिलीमीटर। तो ये यूनिट कैसे हमको लग रहा है कि कैसा कैसा है, मतलब न्यूटन पर मिलीमीटर में तो ऐसे लोडिंग नहीं होता है, ऑलवेज लोडिंग होता है न्यूटन पर मीटर में, दिखने में अच्छा लगता है। वैसे भी तुम आंसर ऐसे रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, अगर इसको पलट के तुम न्यूटन पर मीटर कर सकते हो तो मतलब ठीक रहता है, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसा भी चलेगा, ऐसे भी चलेगा। या फिर मतलब लोडिंग जो होता है हर बार तुम देखोगे कि न्यूटन पर मीटर ऐसे ही दिया जाता है और किलो न्यूटन पर मीटर ऐसे दिया जाता है। तो इसको हम चेंज करके, मतलब ये तुम्हारा मतलब करने का कोई ऐसे इंपॉर्टेंस नहीं है, तुम अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। तो इसको पलट के तुम लिख सकते हो कि न्यूटन पर मिलीमीटर में 30, पर मिलीमीटर में 30 न्यूटन होता है, तो पर मीटर में 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 30,000 न्यूटन पर मीटर ये आता है, इसको हो जाएगा 30 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। तो मैक्सिमम लोडिंग कितना डाल सकते हैं, 30 किलो न्यूटन पर मीटर। तो ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्मॉल डब्ल्यू निकल के आता है, ठीक है। अब बताओ कोई किसी का कोई क्वेश्चन है क्या? तो मतलब ये क्या करना पड़ेगा, लोडिंग कंडीशन देखना पड़ेगा, बीम का जो क्रॉस सेक्शन उसको देखना पड़ेगा, उसको देख के ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट के साथ शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट किए हो तो वहां से बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन निकल के ये वाले जो इक्वेशन आया इसके साथ मैच करवा देना पड़ेगा, बस हो जाएगा। अभी तो बस 3 मिनट बचा है, तो आज दूसरा प्रॉब्लम नहीं कर सकते, अगला दिन डिफरेंट प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, तो आज स्टॉप करते हैं।